तो ये देखिए हमने देख लिया, यहाँ पे मुख गुहा को देख लिया, भोजन नली को देख लिया जिसको ग्रसिका भी बोलते हैं, हम लोग ओसोफेगस बोलते हैं, अमाशय पेट को देख लिया, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को देखा। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड की बारी है, इसमें हम देखेंगे लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, अग्नाशयी ग्रंथि और आंत्र ग्रंथि। पाचन ग्रंथि में अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं लार ग्रंथि को। सैलिवरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं, तो 3 जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड आपकी पाई जाती है। सैलिवरी ग्लैंड कहाँ होती है, तो ये होती है आपके माउथ में। तो ये देखिए माउथ, कान के जस्ट नीचे जो होती है। अब 3 कौन कौन सी है, तो एक हमारे पास पैराटिड ग्लैंड है, पैराटिड ग्लैंड है यहाँ पे देख पाएंगे। उसका सब लिंगुअल ग्लैंड होता है और उसके बाद सब मैजिलरी ग्लैंड्स होते हैं, सब मैजिलरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, देखिए पैरोटिड ग्लैंड का मतलब क्या है, सबसे बड़ी जो है लार ग्रंथि है। ये सबसे बड़ी क्या है, लार ग्रंथि है, कान के नीचे पाई जाती है। ये कान के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर पाई जाएगी, पोजीशन आप देख पा रहे हैं। इसके बाद होता है अधोजंप ग्रंथि, जिसको सब मैजिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी इसको बोला जाता है। ऊपर यहाँ पे 2 बार हो गया, ऊपर तथा नीचे वाले जबड़ों के जोड़ पर पाया जाता है। ऊपर और नीचे वाला जो जबड़ा है, मतलब अपर जॉ और लोअर जॉ, यहाँ पे हमने लिखा है कि ये अपर जॉ है, लोअर जॉ, इन दोनों के जोड़ पे जो पाया जाएगा, इन दोनों के जोड़ पे जो पाया जाएगा यहाँ पे, ये वाला पूरा रीजन, तो ये कहलाएगा आपका कौन सा, सब मैजिलरी ग्लैंड्स। अधोजीवा ग्लैंड मतलब सब लिंगुअल ग्लैंड, जीभ के नीचे पाया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाएगा, तो जीभ के नीचे पाया जाएगा। कहाँ पे, जीभ के नीचे, टंग के नीचे पाया जाएगा। तो पोजीशंस भी आप देख पा रहे हैं, पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अब आगे चलते हैं हम लोग जठर ग्रंथि, किस पे, जठर ग्रंथि पे चलते हैं। तो जठर ग्रंथि को अब देख लेते हैं। यह अमाशय की दीवार पर पाई जाती है। यह 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। जठर ग्रंथि जो होती है अमाशय की दीवार पे पाई जाती है, मतलब इंटेस्टाइन जो स्टोमक है, स्टोमक के वॉल पे पाया जाएगा। ये कहाँ पे पाया जाएगा, स्टोमक की वॉल पे। 3 प्रकार की कोशिका से बना होता है। एक होता है श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका, ये ग्रीवा है, श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका है। दूसरा है भित्तीय कोशिका और तीसरा है मुख्य कोशिका। अब इसको श्लेष्मा ग्रीवा को बोल देते हैं म्यूकस नेक सेल। क्या बोलते हैं, म्यूकस नेक सेल। 1-2 बार आप पढ़िए, याद हो जाएगा, म्यूकस नेक सेल। और ये जो होता है सिक्रेट करता है किसको, म्यूकस को सिक्रेट करता है। म्यूकस क्या करती है, तो जो HCl के इफेक्ट से हमको बचाती है, मतलब कोरिजन से बचाती है, HCl के इफेक्ट से बचाती है। आपको पता है HCl जो है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन, HCl। तो इसके इफेक्ट से आपको क्या कर लेती है, ये बचा लेती है। भित्तीय कोशिका की अगर बात करें तो ऑक्जेंटिक सेल्स इसको बोलते हैं। ये HCl का क्या करती है, स्राव करती है, सिक्रेट करती है, ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक है, मुख्य कोशिका पैक्टिक कोशिका, चीफ सेल्स इसको बोलते हैं, या पैप्टिक सेल्स इसको बोलते हैं। पैटिक सेल्स लिखा गया तो यह पैप्टिक सेल्स होगा। ठीक है, पैप्टिक सेल्स। तो ये क्या सिक्रेट करती है, तो ये जो होता है ये आपकी सिक्रेट करती है पेप्सिनोजेन या फिर रेनिन, पेप्सिनोजेन या फिर रेनिन भी यहां से निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड है हमारे पास क्या, यकृत। लीवर की अगर बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब पाचन तंत्र में यकृत से स्रावित पित्त रस, मतलब इसी को हम बोलते हैं बाइल जूस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बाइल जूस। ठीक है, पाचन तंत्र में ये जो बाइल जूस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही हेल्प करता है। और ये हेल्प किस चीज में करता है, तो फैट के डाइजेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, अग्नाशयी ग्रंथि की बात करें, पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स की बात करें, तो इसका स्राव जो है अग्नाशयी रस, मतलब पैनक्रियाटिक जूस कहलाता है। इससे जो निकलने वाला जो सिक्रेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस या अग्नाशयी रस बोलते हैं। इसमें उपस्थित जो होती है, इसमें उपस्थित बाह्य स्रावी कोशिकाएं कई प्रकार के एंजाइम का स्राव करती है, मतलब एक्सोक्राइन कोशिका इसमें मौजूद होती है जो कि कई तरीके के एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है, जो कि हम आगे देखेंगे। आंत्र ग्रंथि है, मतलब छोटी आंत, मतलब अग्रछुद्रांत। अग्रछुद्रांत सबसे पहले ड्यूडेनम देखा था हमने, फिर जेजनम और फिर इलियम, मतलब मिडिल वाला पार्ट है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसका बीच वाला पार्ट जो है इसी को बोला जाता है जेजनम। तो इसके बारे में बोला गया, छोटी आंत के अग्रछुद्रांत मतलब जेजनम भाग में बाह्यस्रावी कोशिकाओं का आंत्र रस का स्राव करते हैं। बाह्यस्रावी कोशिकाओं, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, कोशिकाएं आंत्र रस का क्या करती है, स्राव करती है। तो कौन सा पार्ट से, तो मिडिल पार्ट से। नोट, सभी पाचन ग्रंथियां जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो एक्सोक्राइन, कैसी है, एक्सोक्राइन। ग्लैंड्स 2 तरीके की होती हैं, एक इंडोक्राइन और दूसरा एक्सोक्राइन। तो ये एक्सोक्राइन है। अब दोनों क्या है ये मैं अभी बताऊंगा आपको आगे की वीडियो
लेक्चर्स को देखते रहिए। अभी समझ लीजिए, आपको अगर समझना है तो मैं इसको अभी बता देता हूँ आपको। तो देखिए ग्लैंड की जब भी हम बात करें तो ग्लैंड दो तरीके का होता है, एक होता है इंडोक्राइन और दूसरा होता है एक्सोक्राइन। अब देखिए इंडोक्राइन का मतलब क्या है, देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है इसको डक्ट की जरूरत नहीं होती है, इसको डक्ट की जरूरत नहीं है, इसको डक्ट की जरूरत है। एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्ट की जरूरत है। मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो भी है वो अपना जो सिक्रेशन है वो डक्ट में नहीं इनपुट देते हैं, वो अपना डक्ट में नहीं डालेंगे, है ना। और ये जो एक्सोक्राइन्स होते हैं वो डक्ट की हेल्प से अपना सिक्रेशन एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है। इसीलिए इंडोक्राइन को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। कैसा ग्लैंड है ये, तो डक्टलेस ग्लैंड है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, तो डक्ट ग्लैंड, इसको क्या बोलते हैं, डक्ट ग्लैंड बोलते हैं। अब देखिए डक्ट ग्लैंड वहां पर ज्यादा जरूरी होगा जहां पर किसी एक बॉडी ऑर्गन को हमें टारगेट करना होगा। सपोज अब मान के चलिए कि लार ग्रंथि, अब इसमें कौन कौन सा आते हैं एक्सोक्राइन में, तो सैलिवरी ग्लैंड्स आ जाएंगे इसमें। सभी पाचन ग्रंथियां, जितनी भी पाचन ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड, पाचन ग्रंथियां कौन कौन सा है, जो भी अभी 5 हमने बताया वो सारा क्या है, इसमें आपको हमने क्या बताया बताइए, इंटेस्टिनल ग्लैंड बताया आपको, है ना। तो ये सब सारी चीजें क्या आ जाती है, किसमें आ जाएगी, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में आ जाएगी, ठीक है। जितने भी आपके पाचन ग्रंथियां हैं, जैसे हम बात करें लार ग्रंथि की बात करें, जठर ग्रंथि की बात करें, यकृत की बात करें, अग्नाशयी ग्रंथि की बात करें, आंत्र ग्रंथि की बात करें, तो ये सारी क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। कभी भी अगर किसी एक पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पर हार्ट है, हमारा हार्ट को टारगेट करना है कि नहीं, हमारा सेक्रेशन हार्ट के पास ही सिर्फ जाए, तब हमारा कौन सा ग्लैंड यूज होगा, एक्सोक्राइन, क्योंकि ये अपना सिक्रेशन क्या करेगी, एक पाइप के द्वारा इसको दे देगी, ऐसे करेगी और यहाँ तक पहुंच जाएगा। लेकिन जब इंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ पे यूज होगा, जब ये अपना सिक्रेशन ब्लड में पंप कर देती है, ब्लड पूरे बॉडी में इसको क्या कर देता है, पहुंचा देता है, पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो किया और ये सारी जगह पहुंचा दिया। मतलब इस बात से अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा सिक्रेशन जो है वो किस जगह पे जा रहा है, हमने क्या किया, उसको ब्लड में डाल दिया, और जब ये ब्लड हार्ट जब ब्लड को पंप करेगा तो थ्रू आउट द ब्लड पूरे बॉडी में हमारा सिक्रेशन क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो ऐसा अगर सिक्रेशन करना हो तो इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा होता है, और नहीं अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स को हमें टारगेट करना होता है कि नहीं हमारा सिक्रेशन वहीं तक जाए, तब हम क्या करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड का यूज करते हैं। आपको समझ में आ गया। भोजन की संपूर्ण क्रियाविधि 5 चरणों में होती है, मतलब 5 जो होता है स्टेप्स में जाके ये क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। क्या, डाइजेशन ऑफ एनी फूड विल कंप्लीटेड इन 5 स्टेप्स, इट विल टेक टोटल 5 स्टेप टू कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ एनी फूड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, ओके। तो सबसे पहला चीज अगर देखते हैं 5 चरण कौन कौन सा है भाई, तो सबसे पहला है इंजेशन, डाइजेशन दूसरा, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा हो जाता है एसिमिलेशन और 5वां हो जाता है इजेशन। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। अंतः ग्रहण बोलते हैं पहले को, दूसरे को पाचन, इंग्लिश में डाइजेशन, अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण मतलब एसिमिलेशन, और मल परित्याग का मतलब होता है इजेशन। अब देखिए इंजेशन का मतलब भोजन का मुख गुहा में प्रवेश करना ही क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। पाचन का मतलब क्या है, आहार नाल में भोजन के एंजाइम की अभिक्रिया पाचन कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, पाचन की। मतलब अगर हम बोले कि ये हमारा क्या है, फूड है, और फूड में अगर क्या मिल जाए, एंजाइम मिल जाए, तो ये जो होता है रिजल्ट जो देता है वो क्या होता है, डाइजेशन। रिजल्ट क्या, डाइजेशन। अवशोषण, पचे हुए भोजन पदार्थ जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स है, का आहार नाल में रक्त में प्रवेश। अब यहां से अगर पचा है तो इसको क्या किया जाएगा, रक्त में भेजा जाएगा, ताकि ग्लूकोज हरेक रक्त से हर एक सेल तक पहुंच जाए, और सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ग्लूकोज, यहाँ पे एक ग्लूकोज है और इसके साथ क्या मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, तो क्या बनाए, एनर्जी बनाए। तो ग्लूकोज का हर एक सेल तक पहुंचना है, जरूरी है। और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, मतलब खाने से हमने क्या किया, ग्लूकोज को बनाया, और ग्लूकोज को हर एक सेल तक पहुंचा देने का काम क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। मतलब ब्लड के थ्रू क्या किया गया, ग्लूकोज को हर एक सेल तक पहुंचा दिया, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। स्वांगीकरण का मतलब रक्त में देखिए यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हुए हैं, तो बहुत सारे टाइपिंग मिस्टेक है। रक्त में पचे हुए भोजन पदार्थों का कोशिकाओं में पहुंचकर उनका विभिन्न उपयोग जो है, कोशिका में पहुंच गया और वहां पर ढेर सारा इसका क्या है, उपयोग है। तो उन उपयोग करना है किसके लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस में, तो वही क्या कहलाता है, आपका एसिमिलेशन कहलाता है। समझिए, रक्त में पहुंचे हुए भोजन पदार्थों का कोशिकाओं में पहुंचकर उनका विभिन्न उपयोग जो होता है वही क्या कहलाता है, आपका एसिमिलेशन कहलाता है। तो ये जो प्रोसेस हमने आपको बताया ये एसिमिलेशन है। ब्लड में ग्लूकोज का मिल जाना, जैसे ये देखिए ये ब्लड है, ये आर्टरी है,
इसने क्या किया, सारे ग्लूकोज को खींच लिया, ब्लड में आ गया। ग्लूकोज कहाँ पे आ गया, ब्लड में। अब यहां से ये कहाँ जाएगा, सेल में जाएगा। लेकिन सेल में जाकर क्या क्या काम कर रहा है ये चीज, वो कहलाएगा आपको एसिमिलेशन। जैसे देखिए ग्लूकोज C6H12O6 पहुंचा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ। बनाया क्या क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। एटीपी मतलब एनर्जी के रूप में ये जमा हो गया। इससे हम काम करेंगे, हमारा बॉडी रिपेयरिंग होगा इससे, ठीक है। उसी तरीके से एमिनो एसिड क्या करता है, प्रोटीन का काम करता है। तो ये सारा चीज क्या कहलाता है, एसिमिलेशन, मतलब यूज होना, उसका क्या होना। अब जो चीज बन गया है इसका यूज एसिमिलेशन कहलाता है, ठीक है। मल परित्याग का मतलब क्या है, अब जो बचा अनपचा भोजन है उसको अपने शरीर से क्या कर देना, बाहर कर देना ही क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है मुख गुहा, ठीक है। ओरल कैविटी के बारे में देखेंगे, इसी को हम लोग बकल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर अगर लिख दूं, इसी को हम लोग बोलते हैं बकल कैविटी, ठीक है, या ओरल कैविटी भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कहते हैं मुख गुहा की छत तालू से, मतलब तालू को पैलेट भी बोलते हैं, एवं सतह जो है जीभ मतलब टंग से बनी होती है। मतलब ऊपर की तरफ आपको तालू दिखेगा और नीचे जो है इसका जो सरफेस है वो बना होता है आपकी टंग यानी जीभ से बना होता है। भोजन को पीसने व तोड़ने के लिए सख्त संरचना दांतों के रूप में पाई जाती है, मतलब दांत यहाँ पे अवेलेबल होता है क्रश करने के लिए फूड पार्टिकल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे दांत की जब बात आई है तो हम लोग दांत को भी क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं मानव दांत को, ह्यूमन टीथ को। तो वयस्क मानव शरीर में 32 दांत पाए जाते हैं। मानव दंत के लिए जो 3 टर्म यूज किया जाता है, ये तीनों टर्म आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 टर्म्स आर यूज इन टर्म व्हेन वी टॉक अबाउट द ह्यूमन टीथ। तो पहला है आपके पास गर्तदंती, ठीक है। गर्तदंती मतलब थीकोडेंट, इसको क्या बोलते हैं, थीकोडेंट बोलते हैं। दांत का ज्यादातर भाग जो होता है अस्थि गुहा में धंसा होता है। तो ऐसे संरचना, ऐसी स्ट्रक्चर जहां भी आपको मिलेगी जहां पे दांत का ज्यादातर भाग जो है अस्थि गुहा में धंसा होगा, वो कहलाएगा आपको गर्तदंती। गर्त में होता है, मतलब ज्यादातर भाग कहाँ होता है, वो गर्त में होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ये गर्त में धंसा हुआ है, टीथ का ज्यादातर भाग ऊपर में हल्का दिख रहा है और ज्यादातर भाग कहाँ है, गर्त में धंसा हुआ है, तो ये गर्तदंती कहलाता है। विषम दंती मतलब हेटेरोडेंट इसको बोलते हैं। भिन्न भिन्न आकार आकृति के दंत होते हैं, है ना, विषम दंती। जैसे ह्यूमन में भी है 3-4 तरीके के क्या है, टीथ है, तो इसे बोलते हैं विषम दंती या हेटेरोडेंट बोलते हैं। या फिर बोला जाता है द्विबार दंती, मतलब डाइफाइकोडेंट। डाइफाइकोडेंट मानव जीवन में 2 बार अगर दांत आते हैं तो डाइफाइकोडेंट कहलाते हैं। ये तीनों ह्यूमंस के बारे में बोली गई, तीनों है ह्यूमंस, गर्तदंती भी है, विषम दंती भी है और डाइफाइकोडेंट भी है। मानव जीवन में 2 बार दांत आती है, एक दूध का दांत है जो झड़ जाता है, मिल्क टीथ, और फिर दोबारा जो परमानेंट टीथ हमारे माउथ में आता है। तो ये हो गया डाइफाइकोडेंट। हेटेरोडेंट का मतलब भिन्न भिन्न आकार के टीथ है हमारे मुख गुहा में, ओरल कैविटी में, और दांत का ज्यादातर भाग जो है अस्थि गुहा में धंसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। अच्छा, अब दांत की थोड़ी सी स्ट्रक्चर को अगर समझना चाहे तो ये ऊपर का ये जो पार्ट है इसको भी यहाँ पर देखते चलते हैं। ये जो पूरा पार्ट है ये कहलाता है आपकी क्राउन। ये क्या कहलाती है, क्राउन कहलाती है। क्राउन के बाद ये वाला जो पूरा पार्ट आपको दिखता है ये कहलाता है आपका रूट। ये क्या कहलाता है, तो रूट कहलाता है। अब देखिए सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर जो हमारे ह्यूमन बॉडी में है, हार्डेस्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो वो है आपकी इनामेल। इस वाले पार्ट को इनामेल बोलते हैं। सबसे आउटर सरफेस ऑफ द टीथ है और ये शाइनी कलर का चमकता हुआ एक सरफेस है जो कि हमारे बॉडी में सबसे हार्ड मटेरियल के रूप में क्या है, मौजूद है। ये हमारा बोन से भी हार्ड है ये। इसके बाद अगर बात करें ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है आपकी डेंटाइन कहलाती है। पल्प जो है ये वाला, इस वाले पार्ट को पल्प कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पल्प कहते हैं। जिंजिवा इसको बोला जाता है, जो आपकी मसूड़ा है उसे। और अंदर की बात करें तो यहाँ पर ढेर सारी देखिए ब्लड वेसल्स जो होती है वो आपकी पल्प वाले पार्ट में ब्लड वेसल्स आएगी। ये मान लीजिए दांत यहाँ पर इस तरीके से घिस जाता है, ठीक है, इस तरीके से घिस गया तो सेंसेशन डेवलप होने लगता है। डेंटाइन अगर आपको इनामेल अगर घिस गया है और डेंटाइन को अगर टच कर गया है तब यहाँ पर आपको सेंसेशन फील होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं। इसी तरीके से और भी ढेर सारी ये जो नर्व्स आपको दिख रही हैं, ये नर्व्स आपको सेंसेशन को फील कराती है। तो ये दांत के हमारे पास कुछ पार्ट्स थे जिसको हमने देखा। अब आगे चलते हैं। आकृति के आधार पर मानव दांत को 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। आकृति अगर शेप की बात करें तो शेप के आधार पर वी कैन क्लासिफाई द टीथ इन 4 कैटेगरीज। और वो चारों क्या है, कृदंत है, रत्नक है, कृदंत को इंसिजर बोलते हैं, इंसिजर काटने के काम में ये आता है। रत्नक मतलब कैनाइन, इंसिजर कनाइन, प्री मोलर और मोलर। इंसिजर का मतलब हो गया कृदंत इंसिजर काटने के काम आएगा। रत्नक कैनाइन
चीरने के काम, फाड़ने के काम आएगा। यहाँ पर जोड़ने जाड़ने नहीं, यहाँ पे होगा फाड़ने के काम आएगा। चीरने फाड़ने के काम में कौन आता है? तो कनाइन आता है। अगर चवर्नक होता है पीसने के काम में, अब जो चवर्नक होता है वो भी पीसने क्रशिंग का काम करता है। ये दोनों, अगर चवर्नक और चवर्नक दोनों क्या करेगा? क्रशिंग का काम करेगा। ठीक है। अच्छा, हाथी का जो टस्क टीथ होता है, जो आगे की तरफ आपको दिखेगा, 2 टीथ निकला हुआ दांत बड़ा सा, वो इंसिजर से परिवर्तित होते हैं। मतलब वो इंसिजर का ही पार्ट है जो आगे चल के क्या हो गया? बड़ा हो गया है, और उसे हम लोग बड़े टीथ के रूप में देख पा रहे हैं किसमें? हाथी में। ठीक है। दांतों की संख्या, अच्छा यहाँ पर अगर देखें तो इन चारों को हम कैसे कैसे देख पाएंगे? तो ये देखिए, ये अपर जॉ है और ये हमारा क्या है? लोअर जॉ है। ऊपर का जबड़ा है और ये है लोअर जॉ, मतलब नीचे का जबड़ा है। तो ऊपर के जबड़े में जितना टीथ होगा और जितने टाइप्स होंगे टीथ के, वही नीचे में होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? ऊपर वाले में देख लेते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट मोलर, ये सेकेंड मोलर और ये थर्ड मोलर। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? तब मोलर है। मोलर मतलब चवर्नक। तो यहाँ पर देखिए, ये 3 क्या है? चवर्नक है आपके। तो उसी तरीके से 1 2 3, यहाँ पर भी 3 क्या है? चवर्नक है आपके। उसी तरीके से अगर ये कहा अपर जॉ में, तो नीचे वाले जॉ में भी होंगे। तो ये देखिए 1 2 3, तो ये तीनों क्या है? चवर्नक है। उसी तरीके से 1 2 3, तो ये क्या है? ये भी आपके चवर्नक है। तो इस तरीके से 3 3 6 3 9 और 9 और 3 कितना हो गया? 12। तो टोटल जो है 12 चवर्नक होते हैं। अगर किसी अडल्ट में अगर बात करें, वयस्क में, तो चवर्नक की संख्या कितनी होती है? तो ये 12 होती है। निकालेंगे कैसे? तो 3 है, 4 मतलब ऊपर जॉ में 2 और नीचे वाले जॉ में 2, 4 से गुना कर देंगे कितने को? 3 से, तो निकल जाएगा कितना? तो 12 टीथ हमारा। तो ये हो गया हमारे पास क्या? मोलर जिसको बोलते हैं। ठीक है, मोलर। प्री मोलर की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट प्री मोलर और ये सेकंड प्री मोलर। तो प्री मोलर को देखिए, ये फर्स्ट प्री मोलर है और ये सेकंड प्री मोलर है। ये फर्स्ट प्री मोलर, ये सेकंड। उसी तरीके से यहाँ फर्स्ट प्री मोलर और ये सेकंड प्री मोलर। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये देखिए, ये फर्स्ट प्री मोलर, सेकंड प्री मोलर, फर्स्ट प्री मोलर है, फर्स्ट प्री मोलर और ये सेकंड प्री मोलर। तो एक में कितना? तो 4। मतलब हम अगर 4 से गुना कर दे 2 को, तो ये देखिए प्री मोलर कितने होते हैं हमारे पास? तो 2 होते हैं। तो वयस्क में होता है 2 1 2 3, मतलब मोलर की संख्या कितनी है? तो 3 है। प्री मोलर की संख्या कितनी है? तो 2 है। उसके बाद फिर हम रत्नक की बात करें, कनाइन की बात करें, तो कनाइन कितना है? तो 1 है। और फिर इंसिजर की बात करें तो वो कितनी है? तो 2 है। तो यहाँ पर देखिए, 2 में 2 सेट है और ऐसे ऐसे 4 सेट है हमारे पास। देखिए, एक सेट हमारे पास ये है प्रीमोलर का, दूसरा सेट ये है, तीसरा सेट हमारे पास ये है और चौथा सेट हमारे पास ये है। तो इन चारों सेट को हम क्या करेंगे? 4 सेट है और हर एक में कितना है? तो 2 है। 2 में हम क्या कर देंगे? 4 से कर देंगे गुना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। अब हमने देख लिया 12 यहाँ पे देख लिया था और 8 हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे किसको? कनाइन को। तो कनाइन देखिए, कनाइन 1 होता है। कलर को मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं, इसका ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये कनाइन जो है, ये वाला टीथ है कनाइन आपका। ये जो हरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये है कनाइन। तो 1, यहाँ पर 2, उसी तरीके से यहाँ पर देखे तो 3 और फिर यहाँ पर देखे तो 4। मतलब एक सेट है और 4 से गुना करना है हमको। ऐसे ऐसे कितने सेट है? 4, 1 2 3 4। तो 1 गुने 4 कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर 4 हो गया। 4 क्या हो गया? कनाइन हो गया हमारे पास। इंसिजर की अगर बात करें तो इंसिजर कितना होता है? 2। ऐसे से कितने सेट है? 4। 2 में 4 से गुना करेंगे तो ये 8। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं? 8 8 8 16 4 20 तो 22, कैरी 2 और 2 1 3, मतलब 32 दांत होते हैं कितने में? एडल्ट में। 32 दांत किस में है? तो एडल्ट में। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और बाद में ये बच गया था कनाइन, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये जो आपका इंसिजर जो है तो 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए इंसिजर की संख्या, यहाँ पर भी कलर चेंज करके दिखाई देते हैं आपको ताकि कंफ्यूजन न हो। ठीक है, चलिए ना ब्लैक ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये इंसिजर है पहला, ये दूसरा। ठीक है, ऐसा से कितना है? एक सेट है। अब देखिए, एक ये दूसरा सेट, फिर उसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये तीसरा सेट और यहाँ पर एक दांत कम बना है फिगर में, तो ये चौथा सेट। ठीक है, ये कितना सेट? तो ये चौथा सेट है। तो ऐसे से 2 तो है, लेकिन कितना सेट है? 4 सेट है। तो 8 से 2 को 4 से गुना कर दिया तो 8 आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। लेकिन देखिए, ये तो एडल्ट की बात थी, तो इतना सेट है हमारे पास। लेकिन हम देखें कि ये शिशु में, तो ये चाइल्ड में कम मिलेगा आपको। तो देखिए, चाइल्ड में अगर बात करते हैं तो ये सेट होता है 2102।
अब पहले हमने समझ लिया कि किस तरीके से हम काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इंसीजर कितना होता है, तो 2 होता है। कनाइन कितना होता है, चाइल्ड में बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग क्या करेंगे, एडल्ट में बात करेंगे 2 1 2 3 था। एडल्ट में कितना था, एडल्ट में था 2 1 2 3, मतलब 2 क्या था, इंसीजर था, 1 क्या था, कनाइन था, 2 क्या था, प्रीमोलर था, और 3 क्या था, तो मोलर था। 3 को 4 से गुना की 4 4 सेट था। इसको भी 4 से करेंगे, इसको भी 4 से करेंगे, इसको भी 4 से करेंगे। 4 3 12, ये कितना हुआ, तो 12, ये कितना हुआ, तो 8, ये कितना हुआ, तो 4, और ये कितना हुआ, 8। चारों को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, तो ये 32 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 32 आ गया। उसी तरीके से अगर बात करेंगे चाइल्ड में, तो ये होता है 2 1 0 2। अब ऐसे ऐसे कितना सेट होता है, तो हमारे पास बताइए 2 1 0 2, तो 4 4 सेट होता है। तो 4 से गुना कर दीजिए सबको, तो इसको 4 से कीजिए, इसको 4 से कीजिए, इसको 4 से कीजिए, इसको 4 से कीजिए, सबको 4 4 से गुना कीजिए। 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8, ये 0, ये 4, और 4 दूनी कितना 8, तो 8 4 12, और 12 8 कितना होता है 20। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 8 4 12 8 20, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। किसमें, बच्चों में। बच्चों में कितना होता है 20। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे फॉर चाइल्ड नहीं, यहाँ पर लिख लीजिए एडोलसेंस। किसमें, तो एडोलसेंस में हो जाएगा 2 1 2 2। एडोलसेंस में हो जाएगा, एडोलसेंस में हो जाता है कितना, 2 1 2 2 हो जाता है। अब फिर इसे 4 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कीजिएगा तो ये देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, और 4 2 जा 8, 24, और प्लस इसमें कर दीजिए कितना 4 से, तो ये हो जाएगा 28। तो टोटल नंबर टीथ इसमें कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और वयस्क में नहीं, यहाँ पर भी गलत है, तो यहाँ पे हो जाएगा किशोर अवस्था में। किसमें, किशोरावस्था में ये टीथ की जो है ये काउंटिंग हो जाएगी। यहाँ पर वयस्क नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा शिशु में। किसमें, शिशु में। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको भी आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो ये देख लिया आपने कि बच्चों में, एक एडल्ट में और एक किशोरावस्था में हमारा किस तरीके से नंबर ऑफ टीथ जो है वो वेरी करता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मानव जीव को हम देख लेते हैं। किसको, मानव जीव को।